फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 53 तक डिस्कस कर लिए थे। हम डिस्कस कर रहे हैं AEE एग्जाम LDC 70% कोटा, जो कि LGS जिसे एग्जाम भी बोलते हैं। ये एक डिपार्टमेंटल एग्जाम है, रेलवे द्वारा कंडक्ट कराया जाता है ग्रुप बी प्रमोशन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 53 जैसा कि हम ने डिस्कस किया था, इसमें पूछा था कि LHP 2 टीयर कोचेस में कितने नंबर ऑफ RMPUs होते हैं। तो इसके अंदर 2 नंबर ऑफ RMPUs होते हैं LHP 2 टीयर में, और 3 टीयर में भी 2 नंबर ऑफ RMPUs होते हैं, और फर्स्ट ईयर में एक होता है RMPU। क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द रेटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर यूज्ड इन LHB AC कोचेस ऑन इंडियन रेलवेज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं, जो LHB कोचेज में यूज होते हैं, उसकी क्या रेटिंग होती है। तो जैसा कि आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जैसे ये मान लीजिए हमारी पावर कार है, और इधर भी पावर कार है, ठीक है, कोई भी। तो पावर कार से 2 फीडर लाइंस रन करती हैं, RYB फेज ये हो गया, और एक और फीडर लाइन करेगी RY और B। इस तरीके से हमारी 2 फीडर लाइंस रन करी हैं थ्रू आउट द ऑल द कोचेस इन LHB, ठीक है। और इन RYB से एक एक स्टैंड बाई पोजिशन में रहती है, और एक हमारा फीडर लाइंस हमारा वर्किंग में है। तो इनसे टैपिंग कर रखी होती है हमने, और हम इस 750 जो हमारा पावर कार्ड से जो सप्लाई आ रही है, वो आ रही है 750 वोल्ट 3 फेज, ठीक है। और हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस 750 वोल्ट 3 फेज को किसमें स्टेप डाउन कर देता है, 450 वोल्ट 415 वोल्ट 415 वोल्ट 3 फेज में। और इसके अंदर 3 वायर इनपुट रहता है, और आउटपुट में क्या मिलेगा आपको, 4 वायर, यानी कि एक वायर अर्थ का भी होगा। तो ये हमारा सप्लाई का अरेंजमेंट रहता है इसके अंदर। तो और ये जो ट्रांसफार्मर है, यानी जो ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इसकी रेटिंग क्या रहती है, ये 60 kVA रहता है AC कोचेज में, ठीक है। और यही अगर पूछा जाता है नॉन AC कोचेज में, तो नॉन AC कोचेज में जो हमारे इसके रेटिंग रहेगी 15 kVA की। तो हमसे AC कोचेस पूछा गया, तो राइट आंसर वुड बी 60 kVA। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डीजल इंजन प्रोवाइडेड इन LHB पावर कार ऑन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में डीजल इंजन जो होता है, उसकी क्या कैपेसिटी है। उसकी कैपेसिटी होती है 490 bhp। फॉर bhp मींस बिलो हॉर्स पावर, HP मींस हॉर्स पावर होता है, और ये बिलो हॉर्स पावर बोलते हैं इसे। Question number 56. What is the capacity in tons of refrigeration of RMPU in first class AC coaches on Indian Railways? तो जो भी RMPUs लगे हैं, वो एक RMPU मैंने जैसे बताया था कि 7 टन की कूलिंग देता है। तो फर्स्ट AC में एक ही RMPU होता है, तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, 7 टन। 7 टन, 7 टन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57. Which of the given options is correct about the three phase induction motor? थ्री फेज इंडक्शन मोटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। देखो, थ्री फेज इंडक्शन सेल्फ स्टार्टिंग विद जीरो टॉर्क, नहीं, ये सही नहीं है। सेल्फ स्टार्टिंग विद लो टॉर्क, ये सही है। सेल्फ स्टार्टिंग विद हाई टॉर्क नहीं है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग टॉर्क जो होता है वो हाई नहीं रहता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, और ये सेल्फ स्टार्टिंग है। नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये नॉन सेल्फ स्टार्टिंग नहीं, ये सेल्फ स्टार्टिंग है। जैसे अगर वही यही अगर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पूछा जाता है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है नॉन सेल्फ स्टार्टिंग, नॉन सेल्फ स्टार्टिंग। और इसी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग को स्टार्टिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें क्या लगाते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। जैसे हमारे आपने घर पे फैंस वगैरह देखे होंगे, उसमें एक कंडेंसर लगा रहता है, वो उसको क्या काम करता है, वो फेज स्प्लिट का काम करता है। और उसी फेज स्प्लिट की वजह से जो हमारी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, वो एक तरीके से थ्री फेज इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लग जाती है, यानी कि वो सिंगल फेज सप्लाई से ही वर्क करने लग जाती है। तो वो हमारी नॉन सेल्फ स्टार्टिंग होती है, और थ्री फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग। और इनका लो टॉर्क होता है, हाई टॉर्क किसका होता है, डीसी सीरीज मोटर का। डीसी सीरीज मोटर हैव द हाई टॉर्क। earlier we used earlier we were using
DC series motor in our locomotives. Now looking the advantage of AC motors, AC इंडक्शन मोटर की एडवांटेजेस हैं, उनको देखते हुए अब हम AC इंडक्शन मोटर हम अपने लोकोज में यूज करते हैं। हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिख देता हूं मैं, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। एसी इंडक्शन मोटर की एडवांटेजेस हैं। एसी इंडक्शन मोटर की एडवांटेजेस को देखते हुए हमने अब जो हमारे लोकोमोटिव्स आ रहे हैं तो उनमें हम यूज कर रहे हैं एसी इंडक्शन मोटर। और क्या एडवांटेजेस हैं कि इसका एक सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि इसका मेंटेनेंस कम है, एसी इंडक्शन मोटर का लो मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस। और अर्लियर हमने क्यों नहीं यूज कर पाए थे इसी इंडक्शन मोटर को? क्योंकि हमारे पास में वीवीएफडी की टेक्नोलॉजी नहीं थी। वीवीएफडी क्या होता है? वेरिएबल फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज ड्राइव, वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती हैं, जिससे हम अच्छी कंट्रोलिंग कर पाते हैं। और इनमें रीजनरेटिव हम ब्रेकिंग भी यूज कर सकते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर में, ताकि हम एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं। Question number 58. What is the number and capacity of transformer in an LHB type EOG power cars on Indian Railways? तो जो हमारे पावर कार्स होती हैं EOG टाइप एंड ऑन जनरेशन पावर कार्स, उसमें जो हम ट्रांसफार्मर यूज करते हैं उसकी कैपेसिटी क्या रहती है और कितने नंबर्स के यूज होते हैं? तो हम यूज करते हैं 3 नंबर्स के होते हैं और वो 60 kVA ट्रांसफार्मर होते हैं। What is the wheel arrangement in ब्रॉड गेज मेमू, EMU और कुछ भी हो, या डेमू भी हो सकता है, डेमू। तो उसमें व्हील अरेंजमेंट क्या होता है? बोबो टाइप रहता है। यानी कि बोबो का आपको पता ही है क्या होता है? 2 एक्सेल्स पर बोगी, यानी एक बोगी के अंदर 2 एक्सेल्स रहेंगे पर बोगी, सॉरी, पर बोगी। ठीक है। और कोको में किस तरीके का अरेंजमेंट होता है? 3 एक्सेल्स, एक्सेल, EXLE, एक्सेल पर बोगी। ठीक है। और दोनों ही बोबो और कोको में इंडिपेंडेंटली ड्रिवन रहते हैं, ये इंडिपेंडेंटली होते हैं मैकेनिकली, आपस में जो एक्सेल्स होते हैं वो कपल्ड नहीं रहते हैं। ठीक है। तो 2 एक्सेल इंडिपेंडेंटली ड्रिवन पर बोगी और 3 एक्सेल्स पर बोगी इंडिपेंडेंटली ड्रिवन, इस तरीके से रहता है बोबो और कोको। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, जो हमारे पास WAP5 लोकोमोटिव है उसमें और WAG12 में, WAG12 दोनों में ही ये क्या है? बोबो बोगी है। बाकी जो भी लोकोमोटिव है जैसे WAP7, WAP7 और WAG9, इनमें हमारे पास क्या है? मतलब उसमें कौन सा अरेंजमेंट होता है? कोको टाइप का अरेंजमेंट होता है। Question number 60. What is the diameter of new wheel in broad gauge AC EMU stock on Indian Railways? इसमें इंडियन रेलवेज के अंदर जो हमारा न्यू व्हील का डायमीटर क्या रहता है EMU के लिए? तो उसके लिए डायमीटर रहता है 952। कई बार न्यू व्हील का डायमीटर ना पूछ के कंडेमनिंग डाया पूछा जाता है, फुली वॉर्न डाया पूछा जाता है, कंडेमनिंग डाया पूछा जाता है, तो वो रहता है 877 mm। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ अटैच कर दी थी ताकि आपके लिए यूजफुल रहे। तो ये क्या है? 877 mm फुली वॉर्न का रहेगा, और न्यू व्हील का डाया रहेगा 952 mm, और हाफ वॉर्न का रहेगा 914, 914.5 mm। Next question, question number 61. What is the purpose of condenser in air conditioning system? देखिए, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कंडेंसर का क्या उपयोग है? कंप्रेसर का, जैसे आपको आवाज से पता चल रहा है कि मतलब उसके ये कंप्रेस कर देना। तो कंप्रेसर से ये क्या होता है कि हाई प्रेशर गैस को प्राप्त करता है और उसमें से हीट को निकाल देता है। जैसे आपको पता है कि गैस के अंदर हमने, अगर मान लो गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसमें हीट अप कर देंगे, सपोज करो इसने जो हमारा इवेपोरेटर रहता है जो कि हमारा इनसाइड असेंबली है, वो क्या करता है? इवेपोरेटर हीट अब्सॉर्ब करता है, मतलब वो नहीं करता, एक तरीके से जो कूलेंट है वो अब्सॉर्ब करेंगे, रेफ्रिजरेंट सॉरी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि इनके मॉलिक्यूल से हीट मिले तो ये दूर दूर हो गए। कंप्रेसर क्या करता है? इनको कंप्रेस कर देता है, और कंडेंसर इनमें से जो जब कंप्रेस की तो इसकी एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी मींस ये मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और थोड़े हीट अप हो गए, और उस कंडेंसर क्या करेगा? उसमें से हीट बाहर निकाल देता है। तो क्या करेगा?
कि यानी कि कंडेंसर ने क्या किया, इसने हाई प्रेशर गैस कहाँ से रिसीव की, कंप्रेसर से। कंप्रेस क्या करेगा, कंप्रेशन करना है तो कंप्रेस करके उसको क्या कर देगा, हाई प्रेशर गैस को रिसीव किया कंप्रेसर से, और अब उस गैस में से अगर बाहर जैसे हीट निकल जाएगी तो वो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में। तो कन्वर्ट दिस गैस इनटू द लिक्विड, ये इसका कंडेंसर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 62, विच डिवाइस इज यूज टू ब्रिंग एन एलिमेटर टू द करेक्ट लेवल बोथ ड्यूरिंग द अंडर रन एंड ड्यूरिंग ओवर रन केसेस। अंडर रन और ओवर रन दोनों केस में कौन सी डिवाइस एक एलिवेटर में को सही लेवल पे लेके आती है। एलिवेटर आपने देखा होगा, एलिवेटर मतलब सिंपल विदेशी भाषा में हमें बोला जाए तो लिफ्ट, ठीक है। लिफ्ट कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी सी जो लेवल होता है उससे थोड़ा सा ऊपर चली जाती है कभी कभार, या फिर जनरली थोड़ा ज्यादातर नीचे ही रहती है, फिर वो एक झटका लगता है और वो एक लेवल में आ जाता है। तो उस लेवल का जो एलिवेटर का जो लेवल है, फ्लोर लेवल है, और बाहर का जो फ्लोर लेवल है, उसको मैच कौन कराता है, वो हमारा मैच कराता है लेवलिंग डिवाइस, डबल एल आई एन जी, लेवलिंग डिवाइस। लेवलिंग डिवाइस का काम होता है उसको एक पर्टिकुलर लेवल में लेके आना। क्वेश्चन नंबर 63, विच सेफ्टी मैकेनिज्म प्रिवेंट द एलिवेटर फ्रॉम मूविंग इफ द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड। अगर डोर क्लोज नहीं हुए हैं तो कौन सी मैकेनिज्म एलिवेटर में उसको प्रिवेंट करती है, तो उसके लिए होता है इंटरलॉक सिस्टम। Question number 64. As per RDSO specification in 2019, what is the angle of inclination prescribed for escalator to be provided at the railway station? जो रेलवे स्टेशन पे एस्केलेटर्स लगे रहते हैं ऐसे एक एक पर्टिकुलर एक लेवल एंगल रहता है, तो जो इंडियन रेलवेज के अंदर है वो उसका एंगल क्या प्रेस्क्राइब्ड है, 30 डिग्री। 30 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना है, बहुत स्पेशल केसेस में उसको 35 तक अलाउड है, बट यूजुअली 30 डिग्री ही रखा जाता है। Question number 65. What is the full form of COP in reference to the refrigeration? COP की full form क्या होता है? Coefficient of performance in case of refrigeration. Question number 66. As per Indian Railways model SOP, what is the power of acceptance of DRM for the service contract for each tender? DRM सब की जो हमारी powers हैं सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में एक टेंडर के संदर्भ में फॉर ईच टेंडर, तो वो क्या रहती है, 20 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में रहती है, 20 करोड़ से 100 करोड़ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है। Question number 67. From the given option for electric distribution, which options give the advantage of cabling over the overhead wires? जो हमारी केबलिंग होती है, अगर मान लो कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ओवरहेड ट्रांसमिशन की बजाय हम केबल्स की फॉर्म में कब जाते हैं, जब हमें कंजेस्टेड एरिया के अंदर हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना हो। कंजेस्टेड एरिया के अंदर खंबे डालना या टावर्स डालना बहुत ही मुश्किल रहता है और आसपास से क्लियरेंस बनाना भी बहुत मुश्किल रहता है, तो इसीलिए हम उसको एक ही एडवांटेज क्या होगी केबलिंग की, कि कंजेस्टेड एरिया में हम अंडरग्राउंड केबल्स डाल देते हैं, तो एक ही एडवांटेज है केबलिंग की, कैन बी यूज्ड इन द कंजेस्टेड एरियाज। क्वेश्चन नंबर 66. What out of the given option in 1 ton of refrigeration equal to 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल होता है, वो होता है 1200 BTU। BTU क्या होता है फुल फॉर्म, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। तो ये 1200 BTU के बराबर होता है अपना 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। यानी इसका मतलब ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आइस पिघलने में कितना समय लग रहा है और ऐसा कुछ कैलकुलेशन है वो, एग्जैक्टली थोड़ा देखना पड़ेगा उसको। What would be the minimum height above the rail level for the new overhead power line crossing above 33 kV और up to 66 kV? तो ये 33 kV, इसके लिए मैंने एक ये लिस्ट चार्ट लगा दिया है इसके अंदर, ताकि अगर और किसी तरीके का आप इसको स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं या फिर गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो ये 33 से 66 केवी, यानी कि ये 33 केवी से 66 केवी में कितना होना चाहिए अबव रेल लेवल, यानी कि 14 जो 960 mm होना चाहिए, यानी कि 14.96 मीटर होना चाहिए, यानी कि राइट आंसर क्या हो गया ये, अब अभी के टाइम पर ये हो गया। और वो है सिंगल, अगर हमारा जैसे जा रहा है, अगर यही ओडीसी का मूवमेंट के हिसाब से अगर देखना है, यानी कि डबल स्टैक कंटेनर का जो रूट्स होते हैं उसके लिए होता है 16.66। क्वेश्चन नंबर
70 as per Indian Railway Model SOP 2018 what is the power of JG oblique SG सिलेक्शन ग्रेड यानी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड और सिलेक्शन ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी नो स्टॉक रिक्विजिशन। आपको पता है कि दो तरीके की रिक्विजिशन होते हैं, एक तो होते हैं स्टॉक आइटम और एक होते हैं नो स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम क्या होते हैं, जो भी हमारे डिपो में रेगुलर बेसिस पे यूज होते हैं उन्हें हम स्टॉक आइटम बोलते हैं। और नो स्टॉक आइटम होते हैं जो कि कभी कभार यूज होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि किसी डिपो के लिए या किसी ऑफिस के लिए आरओ लगाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि आरओ की बार बार आवश्यकता पड़ रही है कि हाँ भाई कि हर टाइम पे आरओ एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद कंज्यूम हो रहा है। एक बार आरओ लगा लिया तो 5 6 7 10 साल की आपको कंज्यूम, तो वो नो स्टॉक आइटम है। और स्टॉक आइटम क्या हो गए, जैसे कोई भी डिपो के अंदर मान लीजिए कुछ पीजी हो गई या कुछ उस तरीके के आइटम, वो होते हैं स्टॉक आइटम जिनकी हमें रेगुलर बेसिस पे आवश्यकता पड़ती है। तो स्टॉक आइटम और नॉन स्टॉक, तो नॉन स्टॉक रिक्विजिशन के केस में जेईजी और सिलेक्शन ग्रेड के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी कितनी पावर्स हैं, उनकी पर 2 लाख टू मतलब अबव 2 लाख अप टू 15 लाख ये रहता है, अप टू 15 लाख वो साइन कर सकते हैं। हु इज द चेयरमैन ऑफ संसदीय राजभाषा समिति। अब यहाँ पे संसदीय पूछा है तो संसदीय के हमारे कौन रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर, मतलब क्या होम मिनिस्टर रहेंगे, होम मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं। और यही अगर केंद्रीय राजभाषा समिति पूछा जाता तो हमारे केंद्रीय जब भी आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब हो जाएंगे। और रेलवे सलाहकार समिति आ जाए तो हमारे रेलवे मिनिस्टर रहेंगे उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, based on Rajbhasha usage, in how many areas has the Union of India has been divided? भारत को कितने भागों में बांटा गया है राजभाषा के प्रयोग की दृष्टि में, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में क्या क्या है, क ख और ग, या ए बी और सी, 3 रीजन बोलते हैं हम उसे। 3 रीजन में मतलब क्लासिफाइड किया गया है। जनरली ए रीजन में नॉर्दर्न इंडिया के पार्ट आ जाता है जनरली, मतलब जैसे ए रीजन में हमारा पंजाब ए रीजन में नहीं लाई करता है। बी रीजन के अंदर जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब है। सी रीजन में सदर्न इंडिया के हैं स्टेट्स। और तमिलनाडु किसी भी एबीसी में किसी में भी लाई नहीं करता है। Question number 73. The award scheme for the encouraging the literary talent of Indian Railway officials for novel and story collection is named after which writer? भारतीय रेल कर्मचारियों को साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के लिए उपन्यास एवं कहानी संग्रह के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार के लेखक किस लेखक के नाम पे चलाई जाती है? तो जब भी कहानी आपसे पूछा जाए तो कहानी संग्रह के लिए क्या हो जाता है, हमारे मुंशी प्रेमचंद। ठीक है, कहानी संग्रह मुंशी प्रेमचंद। और टेक्निकल अगर आ जाए कि तकनीकी के लिए कौन सा दिया जाता है, तो एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार दिया जाता है। टेक्निकल अगर कोई भी आ जाएगा, NICAL टेक्निकल पुरस्कार के लिए, तो टेक्निकल के लिए एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार। एक इंडियन रेलवेज के जो सीनियर इंस्ट्रक्टर हैं ईटीसी विरार के, तो उनको भी अपनी बुक लिखने के लिए ये एलबीएस पुरस्कार मिला था। उनकी बुक का नाम है अर्श फर्श से अर्श तक। ठीक है, ओएचई के लिए काफी अच्छी बुक है। क्वेश्चन नंबर 74, विच रेलवे ऑफिसर्स इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति ऑन इंडियन रेलवेज। विच रेलवे ऑफिसर इज द चेयरमैन ऑफ डिविजनल रेलवे, तो डीआरएम साहब होते हैं हमारे इसके लिए, डिविजनल रेलवे राजभाषा कार्यान्वयन समिति ऑन इंडियन रेलवे, डिविजनल रेलवे मैनेजर। डिविजनल आ गया तो जनरली डीआरएम साहब ही होते हैं उसके चेयरमैन। ऑन विच डेट इज द हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया। हिंदी दिवस को किस साल मनाया जाता है हर साल में, तो हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। और यही वर्ल्ड हिंदी डे पूछा जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे तो आ जाता है 10 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 76, हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राजभाषा कमीशन। राजभाषा कमीशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीजी खेर थे, बाल गंगाधर खेर। क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफिशियल इज कॉल्ड प्रवीणता प्राप्त। प्रवीणता प्राप्त कौन से ऑफिशियल्स को बोला जाता है, पास मैट्रिक लेवल एग्जामिनेशन विद हिंदी मीडियम। क्वेश्चन नंबर 78, राजभाषा नियम 1976, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976 किस पार्ट पे लागू नहीं होते हैं, तो वो तमिलनाडु पे लागू नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, आफ्टर whom is the award for writing original technical book in Hindi in Indian Railway named after, तो वो किसके नाम पे होती है, एलबीएस लाल बहादुर शास्त्री
मतलब लाल बहादुर शास्त्री होते हैं टेक्निकल, जैसा कि 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स हाउ मेनी लैंग्वेज होती है, तो ये 14 पहले इनिशियल में थी, अब उसमें 8 जुड़ गई हैं, तो टोटल लैंग्वेज कितनी हो गई हैं आज की डेट में? 22। क्वेश्चन नंबर 81, इफ देयर इज ओनली वन ऑफर रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ लिमिटेड ऑब्लिक ओपन टेंडर्स देन व्हाट इज कॉल्ड एज। अगर मान लीजिए आपने ओपन टेंडर किया, ठीक है, ओपन टेंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ, या फिर लिमिटेड टेंडर भी किया, ओपन टेंडर किया या लिमिटेड टेंडर टेंडर तो ओपन टेंडर के अंदर मान लो एक ही बिडर आया, आपने टेंडरिंग कर दिया, और जब ऑफर खुला, टेंडर ओपन हुआ, तब देखा कि भाई एक ही बिडर आया, तब क्या करोगे? तब आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको मतलब उसको कॉल करना पड़ेगा। तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? सिंगल ऑफर, यानी एक ही ऑफर हमें प्राप्त हुआ है। What is the portal for online monitoring of railway budget announcement in India? ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट तो ई समीक्षा है, उसके लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रेलवे बजट अनाउंसमेंट ई समीक्षा पोर्टल है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस? आरटीजीएस यूजुअली ये बैंकिंग टर्म है, बैंक में यूज होती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसमें क्या होता है कि एक ही मान लीजिए एक पैकेट है, अमाउंट कुछ सम अमाउंट मान लीजिए कुछ भी, तो वो रियल टाइम के अंदर वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चला जाता है, तो उसमें होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, यानी रियल टाइम में चला जाता है और पूरा फ्रेगमेंट में ना जाके सिंगल पैकेट की फॉर्म में जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द प्लान हेड 1700 फॉर एन इंडियन फॉर ऑन इंडियन रेलवे? 1700 प्लान हेड क्या यूज होता है? कंप्यूटराइजेशन के लिए होता है प्लान हेड 1700, और 1600 किसके लिए यूज होता है? ये होता है ट्रैफिक फैसिलिटीज के लिए या यार्ड रीमॉडलिंग के लिए 1600, और 1700 कंप्यूटराइजेशन से रिलेटेड होता है। डैमरेज कहाँ एप्लीकेबल होता है? डैमरेज चार्जेस लगते हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे के पास में एक ये लाइन है, मेन लाइन, और इसके एक ये लूप लाइन बना ली सपोज करो, और ये लूप लाइन दे दी, यहाँ पे स्टार्टर सिग्नल में मान लेते हैं चलो, और ये जो पार्ट है दे दिया रेलवे ने किसी पार्टी को लोडिंग के लिए, यहाँ पे वैगन खड़े हैं सपोज कर लेते हैं ऐसे। तो जब गाड़ी प्लेस हो जाती है, यानी प्लेसमेंट जब पार्टी को मिल गया है, उसके बाद एक टाइम शुरू होता है, पर्टिकुलर टाइम, उस टाइम तक तो फ्री आवर्स हैं, यानी कि जो रेलवे मतलब जितना उससे फ्राइट लेगा, मतलब यहाँ से वापस लेके जाने का, मतलब यहाँ से उसको डेस्टिनेशन तक ले जाना, केवल फ्राइट ही चार्ज करेगा। लेकिन मान लीजिए कि 4 आवर्स, लेट अस अज्यूम, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कितने आवर्स का फ्री टाइम रहता है किसी साइडिंग के लिए, तो या किसी लाइन के लिए जो लोडिंग लाइंस है, तो वहां तक मान लीजिए इसमें को पार्टी कोयला भर रही है, ठीक है, 4 आवर्स बीत गए, अभी तक पार्टी ने बोला कि नहीं, प्लेसमेंट के बाद में पार्टी उस प्लेसमेंट को रिलीज करवाती है कि हाँ देखिए हमारी लोडिंग हो गई है, अब इसको डेस्टिनेशन के लिए ले जाया जाए, तो फिर चेकिंग वगैरह करते हैं रेलवे के ऑफिशियल्स, तो वो अब 4 आवर्स भी बीत गए, अब पार्टी ने अभी तक वो लोडिंग नहीं कर पाया ड्यू टू एनी रीजन, मान लीजिए उसकी लेबर नहीं आई है या बारिश का टाइम है, कुछ भी है, तो फिर रेलवे क्या करती है, उसके ऊपर डैमरेज चार्जेस लगाती हैं, मतलब कुछ चार्जेस लगेगी, नहीं भाई कि तुमने इतना टाइम लगा दिया, हमारा कुछ और गाड़ी भी रैक भी प्लेस करना है या कुछ भी एनीथिंग, तो वो जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेस को बोलते हैं डैमरेज चार्ज, यानी कि पेनल्टी फॉर डिटेनिंग द वैगन और व्हीकल फॉर लोडिंग और अनलोडिंग बियॉन्ड द फ्री टाइम। जो फ्री टाइम है उसके अलावा अगर आपने टाइम यूज कर लिया उस पार्टी ने, तो उससे हम बोलते हैं डैमरेज चार्जेस। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएफसी इन इंडियन रेलवेज? एसएफसी क्या होता है? स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फंड आरआरएस के मीन फॉर ऑन इंडियन? राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, और ये आरआरएस का जो फुल फॉर्म तो होगी राष्ट्रीय रेल किसके लिए ये होता है? ये होता है सेफ्टी वर्क्स के रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 89, वेयर इज द एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल एंड रिप्लेसमेंट फाइनेंस फ्रॉम ऑन इंडियन रेलवेज? मतलब एक्सपेंडिचर जो होते हैं, वेयर इज द एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूएबल रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट फाइनेंस फ्रॉम, तो ये डीआरएफ से फाइनेंस होते हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से फाइनेंस हो जाते हैं, एक्सपेंडिचर ऑन रिन्यूअल्स एंड रिप्लेसमेंट फाइनेंस फ्रॉम, तो डेप्रिसिएशन फंड से होते हैं। व्हाट इज द टर्म फॉर लमसम प्रोविजंस इन इंडियन बुक इन पिंक बुक as an item under certain plan head costing up to 2.5 against which a number of works in a specific category can be undertaken?
मतलब होता क्या है कि इसमें कि मान लो कि छोटे-छोटे वर्क हैं किसी एक स्टेशन के ऊपर, मान लो कुछ छोटा-मोटा काम एसएनटी का है, छोटा-मोटा इलेक्ट्रिकल का है, छोटा-मोटा टीआरडी का है, कुछ छोटा-मोटा टेंट मतलब कुछ मतलब शेड वगैरह लगाना है। तो इस तरीके के काम को क्या रेलवे करती है, ग्रुपिज्म बना लेती है और वो उसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए, 2.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। तो उस वर्क को क्या बोलेंगे, अम्ब्रेला वर्क बोलेंगे। Question number 91. In the context of regular service period, when is the MSCP admissal in Indian Railway as per the given option? तो ये क्या होता है MSCP, मतलब क्या होता है, ये मिनिमम एवरेज कुछ रहता है इसका, मतलब MSCP मींस क्या रहता है कि अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का 4200 जैसे मान लो ग्रेड पे में है कोई, ठीक है, और उसका 10 साल तक कोई प्रमोशन नहीं हुआ, यानी कि वो 4600 में नहीं आया, तो उसको MSCP के थ्रू वो 4600 में चला जाएगा, 4600 में। और फिर 10 साल तक नहीं हुआ तो 10 साल बाद में फिर उसको क्या मिल जाएगा, 4800 मिल जाएगा, 10 साल बाद में 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा। इस तरीके से रहता है MSCP के अंदर। ये होता है मिनिमम एडवांस या मिनिमम करियर प्रोग्रेशन, सही है, CAP मीन्स करियर प्रोग्रेशन, या शायद एडवांस करियर प्रोजेक्शन होगा या कुछ भी, ये थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन करियर प्रोग्रेशन है इसमें। ठीक है, तो 10 20 30 साल तक मिलेगा, ऐसा नहीं है कि 10 साल बाद में नेसेसरी मिला, अगर प्रमोशन नहीं मिला है तो ही मिलेगा। अगर उसको 10 साल से पहले अगर एक प्रमोशन मिल गया है तब फिर MSCP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर अगर उसका 10 साल तक नहीं होता है, यानी कि कोई भी आपका प्रमोशन के बाद में नेक्स्ट जो है प्रमोशन 10 साल तक नहीं होता है, तब उसको MSCP मिलता है। क्वेश्चन नंबर 92. What is the minimum qualifying service required for acceptance of voluntary requirement request on Indian Railways? तो VRS लेने के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस कितनी होनी चाहिए, 20 इयर्स होनी चाहिए। What is the allowance given to running staff who could not avail rest as per the HOER on Indian Railways? अगर मान लो कोई भी रनिंग स्टाफ है उसको रेस्ट अवेल नहीं कर पाया है वो HOER के अकॉर्डिंग, तो उससे क्या होता है, HOER मीन्स आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, ऐसा कुछ करके है, आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इतना मेरे को पता है। तो ये ब्रीच ऑफ रेस्ट अलाउंस, यानी कि उसका रेस्ट टूटा, उसकी वजह से जो अलाउंस मिला तो वो हुआ ब्रीच ऑफ रेस्ट। Question number 94. Commuted pensions will be restored after the expiry of how many years after the retirement in Indian Railways? देखो इंडियन रेलवेज के एम्प्लॉइज को क्या रहता है, अगर जो OPS में थे तो उनको क्या मिलता था, जैसे मान लीजिए बेसिक प्लस DA का 50% सभी को पता है कि वो एज ए पेंशन रहता है। बट होता क्या है कि कुछ पोर्शन सभी स्टाफ जो भी रिटायर्ड स्टाफ होते हैं वो कम्यूट करवा लेते हैं, यानी कि उसको एक तरीके से लमसम अमाउंट उसका कुछ एक साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो वो जो लमसम अमाउंट है वो कितने टाइम बाद में, यानी कि आपको एग्जैक्ट 50% कितने टाइम बाद में मिलेगा, वो है कम्यूटेड पोर्शन जो है वो होता है 15 ईयर्स के बाद में। 15 साल के बाद में आपको आपकी तनख्वाह जो भी है बेसिक प्लस DA का मतलब जो भी है 50% वापस से रिस्टोर हो जाएगा। तो कम्यूटेड पेंशन विल बी स्टोर्ड आफ्टर 15 years. Question number 95. What is the permissible HRA at present as per 7th CPC for Y/B class city? यानी B class city में कितना होता है, वो 20% रहता है। What is the minimum time required for the away from the headquarter on duty for the distance more than 8 किलोमीटर? यहाँ पे है डिस्टेंस अगर ज्यादा है 8 किलोमीटर ज्यादा, और 100% ये लेना है तो 12 घंटे से ज्यादा आपके आवर्स होने चाहिए हेडक्वार्टर छोड़ेगा, तो आपको 100% मिलता है। Question number 97. Subject to the condition that basic pay plus NPA does not exceed 2,37,000 पर मंथ, व्हाट इज द नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस? ये नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस किनको मिलता है, जो रेलवे के जो डॉक्टर्स हैं उनको मिलता है। तो ये कितना रहता है, ये 20% रहता है। एज पर 7 CPC हाउ मेनी पे लेवल्स आर देयर इन द पे मैट्रिक्स? पे लेवल कितने रहते हैं इसके लिए मैंने एक टेबल लगा दी है। तो हमारे इंडियन रेलवेज में या कोई 7CP के अकॉर्डिंग पे लेवल कितना रहा, 18 तक ही होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 18। क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट इज DCRG? DCRG क्या होता है, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी। DCRG की फुल फॉर्म, इस एग्जाम में अराउंड 7 to 8 क्वेश्चन फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आप अगर कोई भी डिपार्टमेंटल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फुल फॉर्म्स को अच्छे से रिमाइंड या रिमेम्बर कर सकते हो, करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100.
व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइनर रिलेटेड टू द एज ऑफ पर्सन्स इन इंडिया? माइनर किसे बोलते हैं? जो 18 साल से कम होगा उसे माइनर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 101, आफ्टर रिटायरमेंट हाउ मेनी मंथ्स कैन एन एम्प्लॉय कीप द रेलवे क्वार्टर एट द नॉर्मल रेट इन? तो अगर नॉर्मल रेट पे रखना रहना है, अगर रिटायरमेंट हो गया तो 4 मंथ्स तक आप नॉर्मल कोई भी रिटायर्ड स्टाफ है वो उसको रख सकता है, फिर और 4 मंथ्स भी रह सकता है वो क्वार्टर्स में, बट उसका रेट कितना हो जाएगा? ट्वाइस द रेट ऑफ, ट्वाइस हो जाएगा उसका, ट्वाइस द रेट। ठीक है, ट्वाइस रेट पे रहेगा क्वार्टर में, तो ठीक है। नॉर्मल रेट पे जो रहेगा वो 4 मंथ्स तक रह सकता है। If the railway pensioner is between the 85 to 90 years, what will be the additional pension in percentage over the pension at the time of superannuation? सुपरएनुएशन के टाइम पर, मतलब सुपरएनुएशन जो हो गया तो उसको अगर मान लो कि सुपरएनुएशन तो आपको पता है 60 इयर्स की टाइम पे मिल गया, अब वो पेंशनर है, अब उसकी एज कितनी हो गई? 85 से अबव हो गई। ठीक है, यानी 85 साल का जैसे ही होगा, 85 से 90, तब उसको एडिशनल पेंशन कितनी मिल जाएगी? 30% ऑफ रिवाइज्ड बेसिक पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30%। और यही 80 से 85 साल का, देखो इसको याद करने का 80, पहले आप याद कर लिए 80, 85, 90, 95 और 100। पहले आपका एडिशनल हो जाएगी 80 से 85 के बीच में 20%, फिर 30%, फिर 40%, फिर 50%, और फिर कितना हो जाएगा 100 साल के बाद में? फिर सीधा 100%, यानी डबल मिलने लग जाएगी, 20, 30, 40, 50 और फिर 100। यानी 100 ईयर्स से ज्यादा जी गए कोई भी, मतलब फ्रॉम 100 ईयर्स, समझ में आ गया ना आपको? 20, 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 टू 100, और जैसे ही आप 100 साल के होते हो फिर आपको पेंशन, या 100 से अबव जी गए तो आपको डबल पेंशन मिलने लग जाएगी, जो भी रिटायर्ड स्टाफ है। What is the standard form used for the revocation of suspension under the DER? देखिए देखो पहली चार आप ये याद कर लीजिए कि चारों जो हैं, ये मैंने टेबल लगाई है इसीलिए, वो सस्पेंशन से रिलेटेड है। SF1 क्या होता है? ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन, यानी कि अगर ऑर्डर किसी को देना है कि सस्पेंशन के लिए, तो SF1 होता है ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन। अब किसी के लिए, और SF2 क्या रहेगा? डीम्ड सस्पेंशन। अगर कोई भी रेलवे एम्प्लॉय 48 आवर्स की कस्टडी में रह गया ड्यू टू एनी रीजन, तो वो उसको सस्पेंडेड माना जाता है। ठीक है, 48 आवर से ज्यादा होने पर डीम्ड ऑर्डर फॉर द सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन। फिर अब डीम्ड हो गया, अब वो जो सर्टिफिकेट फर्निश करेगा जो सस्पेंडेड एम्प्लॉय है अबाउट हिज नॉन एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द सस्पेंशन पीरियड, तो वो SF3 होता है। SF4 होता है ऑर्डर फॉर द रिवोकेशन। अब उसने सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट कर दिया, तो अंडर द रूल 5 ऑर्डर फॉर द रिवोकेशन, यानी कि सस्पेंशन को हटाने के लिए, को रिवोक करने के लिए, यानी कि रद्द करने के लिए SF4 होता है। तो आपको याद हो गया SF4 ये होता है। इसलिए चारों जो स्टार्टिंग है वो किसके लिए है? मतलब सस्पेंशन से रिलेटेड है। SF1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 104, व्हाट इज द टाइम लिमिट फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट ऑफ अपील अंडर DER ऑन इंडियन रेलवेज? ऑर्डर ऑफ पनिशमेंट क्या रहेगी? अगर मान लो अपील करना है, अगर किसी के अगेंस्ट में कोई भी चार्जशीट लगती है या कुछ भी ऑर्डर और पनिशमेंट, तो उसके अगेंस्ट में अपील जो जो करता है एम्प्लॉय, वो कितने दिनों के अंदर अंदर करना चाहिए? DER का 45 डेज ही उसको मिलते हैं, उसके अगेंस्ट में वो कर सकता है। Question number 105. What is the full form of PNM in respect of Indian industrial relation on Indian Railways? PNM क्या होता है? Permanent Negotiating Machinery. Permanent PNM means Permanent Negotiating Machinery. Question number 106. What is the full form of HMIS? Hospital Management Information System. What is the full form HMIS? Hospital Management Information System. क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIS? FOIS का फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लाइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अंडर हाउ मेनी क्लासेस हैज द HOER बीन क्लासिफाइड इनटू द इंडियन रेलवेज? हैज बीन क्लासिफाइड, ये 4 क्लासेस में क्वालिफाई इसको बांटा गया है। कौन कौन सी होती है? एक होती है इंटेंसिव, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। चलिए वैसे ही बता देते हैं। ये तो एक होता है इंटेंसिव, दूसरा होता है अपना एसेंशियली इंटरमिटेंट,
एसेंशियली, इंटरमिटेंट, एक होता है एक्सक्लूडेड कैटेगरी, इंटेंसिव होता है एसेंशियल, और एक होता है कंटिन्यूअस। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया हुआ है HOER के अकॉर्डिंग। एक्सक्लूडेड कैटेगरी में यूजुअली मतलब सुपरवाइजर्स जो होते हैं, जो कि फील्ड ड्यूटी में लगे रहते हैं, जिनके एक तरीके से 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है कि हर टाइम पे उनको मतलब अवेयर रहना है, या मतलब एक तरह विजिलेंट रहना है। कंटिन्यूअस इंटेंसिव ड्यूटी जो सेक्शन कंट्रोलर्स होते हैं, उनके इंटेंसिव नेचर है ड्यूटी का। कंटिन्यूअस ड्यूटी में 12 आवर्स का ड्यूटी रोस्टर रहता है, जिसके अंदर उनको नहीं 12 आवर्स का नहीं रहता है, इसमें थोड़ा देखना पड़ेगा, जिसमें ब्रेक रहता है कुछ। तो इस तरीके से हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, बेसिकली 4 क्लासेस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 109, इन विच कैटेगरी ऑन इंडियन रेलवे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन। जिस एग्जाम पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में डिस्कस किया जाता है, उसी में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होता। ग्रुप बी सर्विसेज में, ग्रुप ए सर्विसेज के जो होते हैं वो यूपीएससी से आते हैं, ग्रुप सी सर्विसेज होते हैं आरआरबी, ग्रुप डी सर्विसेज आरआरसी। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आना है ग्रुप सी में तो आरआरबी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। ग्रुप सी अदर मोड्स भी हैं, कुछ कंपैशनेट ग्राउंड वगैरह, वो अदर है, बट ग्रुप डी आरआरसी, आरआरबी और यूपीएससी ग्रुप ए के लिए। पीएससी सर्विस कमीशन, पीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने 109, एक क्वेश्चन और होना चाहिए, 110 क्वेश्चन मिसिंग हो गया है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में लगभग 53-54 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। होप ये क्वेश्चंस आपके आगे आने आने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू।